नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स में अब तक हम 8 लेक्चर निकाल चुके हैं और 8 लेक्चर में हमने थोड़ा थोड़ा कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में सीखने की कोशिश की है। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का लेक्चर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला है और उससे कहीं ना कहीं आपको अपनी कुंडली समझ में आ जाएगी कि ये ग्रह हमको कितना फल दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है, कैसा दे रहा है। ये सब चीज़ आपको समझ में आने लग जाएंगी। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जब भी एक अलाइनमेंट बैठेगा, जब भी आप कुंडली को देख पाने में सक्षम होंगे। आज का टॉपिक क्या है? आज के बहुत सारे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत सारे टॉपिक हैं। उन टॉपिक में सबसे पहले आता है दोस्तों कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ये सब जानते हैं, फिर भी मैं आपका 1 मिनट जरूर लूँगा। दोस्तों, ग्रह 9 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अगर मैं इन दोनों की बात करूं और एक मैं बात करूं सूर्य और एक चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये उपग्रह है। सूर्य एक खुद एक तारा है, फिर भी सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक माना गया है, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। चंद्रमा का भी बहुत प्रभाव होता है, इसलिए इसको भी ग्रहों की श्रेणी में डाला गया। राहु और केतु अपने आप में कोई ग्रह नहीं है, फिर भी कुंडली में इनका बहुत अत्यधिक प्रभाव देखा गया है। कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरे ग्रह के अनुसार फल देने लग जाते हैं, इसलिए राहु और केतु को भी छाया ग्रह मानने के उपरांत भी ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। ग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य को ही क्यों समझाते हैं? तो जीवन पाने के लिए आत्मा चाहिए। आत्मा कारक ग्रह कौन सा माना गया? सूर्य माना गया। सूर्य कौन? देवताओं का देवता। जितनी भी ग्रह हैं सब रोशनी किससे लेते हैं? सूर्य से ही लेते हैं, फिर अपना रिजल्ट देते हैं। सूर्य सब कुछ देता है। सूर्य को आत्मा कारक बोला गया है, इसलिए देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। क्रूर देवता बोला गया है, पापी देवता बोलते हैं लोग बाग, लेकिन मैं पापी, अब हर आदमी का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है। मैं सूर्य को पापी न बोल के क्रूर बोलता हूँ। जैसे पिता क्रूर हो सकता है, पापी नहीं हो सकता, तो सूर्य को क्रूर की श्रेणी में बोला गया है। लेकिन सूर्य सबसे पहला ग्रह आता है जो प्रकाशमान ग्रह है, सबको प्रकाश देता है। कहते हैं ना यार, तेरा तेज तो सूर्य जैसे तेज है, प्रकाशवान। सूर्य के बाद में हमारा एक मान के चलिए मंगल ग्रह की बात करता हूँ। आत्मा किस में आएगी? एक शरीर में आएगी, तो शरीर का कारक मंगल को बोला गया। शरीर का कारक मंगल को बोला गया, तो आत्मा किस में आती है? शरीर में आती है, तो मंगल दूसरा ग्रह हो गया। मंगल को भी क्रूर ग्रह बोला जाता है, साथ में पापी भी बोला जाता है, क्योंकि कई बार इसके रिजल्ट पापी जैसे आते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको क्रूर बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल खुद एक सेनापति है, बलशाली है। लड़ाई झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, अच्छी बुरी चीज़ करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, गुस्से की आवश्यकता होती है, क्रोध की आवश्यकता होती है, वो मंगल होता है। तो मंगल दूसरा ग्रह हो गया। तीसरा हो गया चंद्रमा। चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है। मन जिसके कारण सब उथल पुथल होता है। मन 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगा, 1 मिनट में यहाँ जयपुर में आ जाएगा। मन क्या सोच लेगा? मन एकदम से अचानक निराशावादी हो जाएगा, एकदम से सकारात्मक हो जाएगा। मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत तेजी से चलने वाला था, उसका वेग होता है। तो जितना भी वेग है, वायु है, वो सब कुछ चंद्रमा, जो भी बहने वाली चीजें हैं वो सब कुछ चंद्रमा का कारक बोला गया है। तीसरा होता है बुद्ध। बुद्ध माने बुद्धि। देखिए, बुद्धि और गुरु, गुरु मतलब ज्ञान, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो लेकिन वो ज्ञानी हो जरूरी नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान ही चोरी करता है। बुद्धिमान ही चोरी करता है। अगर बुद्धिमान को ज्ञान होता तो वो चोरी कभी नहीं करता। तो ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे के पूरक होती हैं, और जो ज्ञानी होता है वो कभी चोरी नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, ज्ञान अगर पाना है तो बुद्धि का होना आवश्यक है, और जब आदमी को ज्ञान हो जाए तो वो बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, बुद्ध हमारी बुद्धि को बताता है। बुद्ध और सारे व्यापार किससे होते हैं? व्यापार ज्ञान से नहीं होते। ज्ञान तो एक सनातन धर्म की तरफ भी लेके चल जाता है, लेकिन व्यापार बुद्धि से होते हैं। तो व्यापार का कारक बुद्ध को बोला गया है। जब भी व्यापार देखा जाता है
बुद्ध से देखा जाता है। और गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं उनका गुरुत्व, उनका गुरु जो ग्रह होता है वह बहुत बलशाली होता है। तो जब बुद्धि और गुरु का आपस में पॉजिटिव मिलन होता है तो व्यक्ति बहुत अपार सफलता करता है। और पूरी कुंडली में गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसको सबसे ज़्यादा सुखों की श्रेणी में रखा गया है। शादी का सुख भी गुरु से, बच्चे का सुख भी गुरु से, जितने भी जीवन के सुख होते हैं वो गुरु से प्राप्त होते देखे गए हैं। शुक्र तो भोग विलास का कारक ग्रह माना गया है। जितने भी कलेश का कारक है वो शुक्र ही है। गाड़ी, घोड़ा, वाहन, लड़की, जितने भी माया होती है उसमें से रिलेटेड जितने भी पंगे होते हैं वो शुक्र होते हैं। जिनका शुक्र बहुत प्रबल होता है वो कभी भी देखिएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा, जिनकी कुंडली में लगन में शुक्र आ गया और वो प्रबल हो गया तो आदमी का रहने का अंदाज ही, हाथ में ब्रेसलेट, मोटी सोने की चेन, बड़ी गाड़ी, चाहे पैसा हो या न हो, दिखावा, भोग विलास। शुक्र अगर ये नहीं मिला, शुक्र भोग विलास, तो शुक्र अगर शुक्र के कारक नहीं मिले तो शनि पीड़ा दे देगा। क्या होगा? शनि क्या देगा? पीड़ा देगा। शनि क्या देता है? दुख, पीड़ा, अविलंब, देरी, मुसीबत। इस सारे काम शनि के हैं। शनि को न्यायमूर्ति बोला गया है। न्यायमूर्ति कौन सा? कड़क न्यायमूर्ति, जैसा कर्म वैसा फल। गुरु को भी न्यायमूर्ति बोला गया है, लेकिन गुरु क्या होते हैं? थोड़े लिबरल होते हैं, थोड़े से दयालु किस्म के होते हैं, जरा सा मनाओ मन जाते हैं। शनि तो किसी के बाप से ही नहीं माने। शनि तो जैसा कर्म वैसा, टिट फॉर टैट ही होगा। तो शनि क्या देंगे? पीड़ा देंगे। तो शनि को पीड़ा का, तो अगर भोग विलास नहीं मिला तो पीड़ा मिलेगी। और अगर ये पीड़ा मिल रही तो आदमी राहु की श्रेणी में अगर चले गया तो अगर वो सब चीजें नहीं मिल रही तो गलत काम करके भी वो लेके आने की कोशिश करेगा। तो राहु क्या करता है? राहु हमारा सर है, केतु हमारा धड़ है। राहु क्या करता है? जो सर को ही खराब कर देता है, खोपड़ी खराब कर देता है। कौन कौन से काम करवा देगा मालूम नहीं है। आप कभी भी किसी की भी देख लें, जब राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होती है और अब वो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट वगैरह दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो राहु क्या करता है? गलत काम करवा सकता है। और जब आदमी बिल्कुल ही मोक्ष की तरफ, मैं सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूंगा, भगवान की शरण में जाऊंगा, मोक्ष की शरण में जाना चाहता हूं, मैं मोक्ष करना चाहता हूं, तो केतु की शरण में आ जाएगा सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो केतु को मोक्ष का कारक बोला गया है। तो ग्रह कितने प्रकार के हो गए? आत्मा का ग्रह, मन का ग्रह, शरीर का ग्रह, बुद्धि का ग्रह, ज्ञान का ग्रह, भोग विलास का, पीड़ा का, उल जुलूल काम करने का, और साथ में केतु मोक्ष का कारक होता है। ये 9 प्रकार के ग्रह हो गए। अब आते हैं इनके बल की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो ग्रहों का बल क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा मान लीजिए यहां 5 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ साथ में सूर्य लिखा हुआ है और सूर्य के आगे 2 डिग्री लिखा हुआ है। तो पहली बात तो दोस्तों ये डिग्री है। क्या है ये डिग्री है दोस्तों। ये इनकी अवस्थाएं हैं, इनको क्या क्या बोला जाएगा दोस्तों? अगर सूर्य 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का सूर्य क्या बोला था मैंने? आत्मा कारक, प्रकाश का कारक, ख्याति का कारक, पिता का कारक, ठीक है ना। अब सूर्य 2 डिग्री का है तो उसको कैसे देखेंगे? तो पहले देखेंगे राशि कौन सी है। समय की विषम है, तो साहब विषम और सम मैंने लिख दिया है। तो राशि कौन सी है? तो विषम है, ओड नंबर है, ओड विषम संख्या। तो विषम संख्या में 0 से 6 डिग्री पर बाल अवस्था होती है। कोई भी ग्रह के आगे अगर कोई नंबर लिखा है तो वो उसकी अवस्था है। 0 से 6 बाल अवस्था, 6 से 12 ग्रोइंग, जवानी की अवस्था, जवानी में जा रहा है वो। 12 से 18 फुल जवान, 18 से 24 में थोड़ा बूढ़ा ग्रह, और 24 से 30 में मृत ग्रह। तो ये उनकी अवस्थाएं विषम राशि में और ये सम राशि में इनकी उल्टी हो जाएंगी। कहने का मतलब, क्या कोई ग्रह बाल अवस्था में या मृत अवस्था में अच्छा काम कर सकता है क्या? जो आज मैं काम कर सकता हूं, क्या मैं जब 5 साल का था कर सकता था? क्या जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा कर लूंगा? अगर मेरे घर में कोई चोर, कोई डाकू आ जाए, अगर मैं 5 साल का बच्चा हूं या मैं 90 साल का बूढ़ा हूं, तो क्या मैं चोरों का मुकाबला कर लूंगा? डाकू का मुकाबला कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता ना।
तो जब ग्रहों की अवस्थाएं उनकी डिग्री के अनुसार देखी जाती हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका जो ग्रह है उसकी डिग्री कैसी है। अच्छा बुरा बाद में देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आप ये देखेंगे तो 0 से 6 में कोई भी ग्रह बहुत कमजोर होता है, बाल अवस्था में होता है, उसकी अवस्था बहुत वीक होती है, तो वो अपनी टोटल पोटेंशियल का 15 से 25% तक फल दे देगा। मेरा खुद का अवलोकन है, 6 से 12 में अगर वो डिग्री वाइज आ जाता है तो 40-50 डिग्री तक फल दे देगा। 12 से 18 में होता है तो आराम से 80, 90, 100 तक, क्योंकि 18 वर्ष तक तो वो फुल किशोर, फुल ताकतवर इंसान हो जाता है। तो 12 से 18 में वो किशोर बिल्कुल एडल्ट हो जाता है, तो अच्छा फल देने की अवस्था में होता है, अच्छा या बहुत बुरा, अगर जैसा भी ग्रह होगा। 18 से 24 में वीक हो जाएगा और 24 से 30 में मृत हो जाएगा, वो फल ही नहीं दे पाएगा। कौन सी राशि में? विषम राशि में। इसका उल्टा कर लीजिएगा सम राशि में। अगर यही सूर्य है, मान लीजिए दोस्तों यही सूर्य 4 नंबर में होता तो सम संख्या में सूर्य 2 डिग्री में, तो क्या होता है 2 डिग्री में क्या होता, वो मृत होता, वो बिल्कुल ही फल नहीं देता। तो ग्रहों का बलाबल, हम बोलते हैं ना ग्रहों का बलाबल, देखिए कि ग्रह कितने पोटेंशियल में हैं, कितने मजबूत हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा या बुरा, अगर कोई बुरा ग्रह है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत मजबूत है, तो ज़्यादा खराब फल दे देगा। और कोई ग्रह बहुत बुरा है, लेकिन अगर कोई ग्रह बहुत बुरा है लेकिन मृत में और बाल में है, तो वो बुरा फल भी बहुत कम देगा। कोई ग्रह बहुत अच्छा है लेकिन वो मृत में और बाल में, तो वो अच्छे परिणाम भी बहुत कम देगा। तो उसी अवस्था में सोचना पड़ेगा कि पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्रह क्या है। ग्रह हमारी कुंडली में हमारे लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है कि नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा है। अगर पॉजिटिव है और 12 से 18 डिग्री का है, बहुत अच्छा फल दे देगा। नेगेटिव है और 12 से 18 है तो बहुत बेकार फल दे देगा। पर एज पर ओड नंबर एंड इवन नंबर, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सब चीज नहीं देखेंगे तो इंटरप्रिटेशन उल्टा आने लग जाएगा। ये क्या हो गया, ग्रहों का बलाबल हो गया। अब बात होती है कि सर ये ग्रहों की मित्रता और शत्रुता क्या होती है। एक मैं मोटा मोटा बताता हूं ग्रहों की मित्रता और शत्रुता। देखिए दोस्तों, दोस्त मित्र आपस में कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं, बहुत सारे अपने अपने वो हैं। तो आप ऐसे बनाते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है, ये आपका मंगल है, ये चंद्र है, ये आपका गुरु है, शुक्र, शनि, राहु, केतु और बीच में बुध। दोस्तों शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में मित्र हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु आपस में मित्र हैं। और बुध मीडिएटर का काम करता है। बुध क्या करता है, सामंजस्य बैठाने का काम करता है। वो इधर के भी कुछ ग्रहों का मित्र है और इधर के सारे लोगों का मित्र है, सबका मित्र है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखना, गुरु और बुध में सम की अवस्था है और मंगल और चंद्र से गुरु थोड़ी शत्रुता रखते हैं। क्या रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा। तो मित्रों की श्रेणी में तो ये दोनों पार्टियां, भाई अब अगर आप देखें, गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं। दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है ना। देखिए, अगर एक राज्यसभा में गुरु जी बैठेंगे, देवताओं के गुरु बैठेंगे, और शुक्र जो दानवों के गुरु हैं वो बैठेंगे, तो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। पर शत्रुता भाव कैसे रखते हैं, आइडियोलॉजी। एक दानवों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फर्क है, इसलिए एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ज्ञानी पुरुष भोग विलास की तरफ नहीं जाएगा और भोग विलास वाला पुरुष ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं करेगा। यार तू तेरे पास तेरा ज्ञान रख, मेरे को तो 10 लाख की घड़ी चाहिए। कई बार ज्ञानी पुरुष क्या कह देता है, घड़ी तो भाई साहब 100 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की, समय तो वो दिखाएगी। तो शुक्र वाला आदमी क्या बोलेगा, तेरा ज्ञान तेरे पास में रख, नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना। तो सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु आपस में मित्र भाव रखते हैं। शुक्र, शनि, राहु के तो आपस में मित्र भाव रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाव रखते हैं। बुध दोनों में मीडिएटर का काम करता है।
गुरु से क्या करता है बुध सम श्रेणी रखता है। मैं इस पे पूरा एक लेक्चर बनाने वाला हूं, पूरा चार्ट ही बनाऊंगा कौन किससे क्या सा भाग रहेगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मित्रता में 3 तरह की चीजें देखी जाएंगी। एक नैसर्गिक मित्रता, वास्तव में कौन सा ग्रह कौन से ग्रह से वास्तव में मित्रता भाव रखता है, शत्रुता रखता है, या ठीक है। एक होता है तात्कालिक मित्रता, जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो जो ग्रहों की पोजीशन होती है तो पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो मित्रता बनती है, तात्कालिक मित्रता, टेम्परेरी फ्रेंडशिप जो बनती है, तो टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी देखनी पड़ती है। और टेम्परेरी फ्रेंडशिप और जो नैसर्गिक जो उनका नैसर्गिक मित्रता है, उनको जब आपस में मिलाते हैं तो उनका एक रिजल्ट निकल के आता है अति शत्रुता, अति मित्रता या सम। अति शत्रुता, अति मित्रता या सम, ये 3 पोजीशन निकल करके आएंगी। उसके लिए मेरे को अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा। आज मैं मोटा मोटा पढ़ा रहा हूं। ये दोनों अपोजिशन पार्टी हैं, ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। बुध इनसे भी दोस्ती रखता है, यहां से भी दोस्ती रखता है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। तो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता इस प्रकार से देखी जाएगी। तो समझ में आया आपको? अब आता है सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या तो आपको आता है ना, चलो बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ये सब विषम हैं, बाकी सब के वो सम। और ये राशियां हैं, राशियों के नाम तो आपको याद हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इंग्लिश में नाम क्या थे? एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसेस। ये सम और विषम हैं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि ग्रहों में बलाबल कितना है। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न और होता है वक्री। देखो, सूर्य और चंद्रमा तो वक्री हो नहीं सकते। सूर्य और चंद्रमा तो वक्री, वक्री का मतलब उल्टा चाल, रेट्रोगेटिव, उल्टी चाल। सूर्य जो दिन चले गया वो वापस नहीं आएगा, और जो रात चलेगी वो वापस नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, सूर्य और चंद्रमा तो कभी रेट्रोगेटिव होते ही नहीं है। सूर्य और चंद्रमा तो मार्गी होते हैं, हमेशा आगे की तरफ चलेंगे। अगर सूर्य और चंद्रमा हैं, मान लीजिए ये आपकी कुंडली है, सूर्य यहां बैठे हैं, तो सूर्य क्या चलेंगे? हमेशा आगे की तरफ ही चलेंगे, मार्गी होंगे। मान लीजिए यहां से यहां, 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 ऐसे चलेंगे। सूर्य मार्गी चलेंगे, कभी पीछे की तरफ नहीं आएंगे। ऐसे चंद्रमा भी पीछे की तरफ नहीं आएंगे। और राहु और केतु कभी सीधे नहीं चलते, हमेशा उल्टे ही चलते हैं। राहु और केतु हैं, मान लीजिए राहु यहां है तो उल्टे चलेंगे, यहां से उल्टे उल्टे चलते जाएंगे। तो वक्री का मतलब क्या होता है? उल्टा चलना। चंद्रमा और सूर्य कभी उल्टा चलते नहीं, राहु और केतु कभी सीधे चलते नहीं, और बाकी के जो बचे हुए ग्रह हैं वो सीधे तो चलते हैं, कभी कभी वक्री हो जाते हैं। सर वक्री का मतलब क्या होता है? जब वक्री होते हैं ना ग्रह, तो कोई सा भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसकी शक्ति 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। अच्छा ग्रह, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा है और वो वक्री हो गया, ध्यान रखिए, अगर वो वक्री हो गया, ग्रह अच्छा है और वक्री हो गया, उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाएगी। और अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उस पर दृष्टियाँ अच्छी नहीं है, या वो मारक भाव में आ गया, या वो मारक ग्रह है और वो रेट्रोगेटिव हो गया, मतलब वक्री हो गया, तो वो अपना बुरा फल भी 3 से 4 गुना बढ़ा देगा। तो कुंडली में कई बार लिखा होता है ना, कुंडली में गुरु के आगे ऐसे लिखा होता है व का मतलब वक्री, तो व का मतलब वक्री हो गया गुरु। तो पहले आपको कुंडली में ये देखना पड़ेगा गुरु आपकी कुंडली में कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अगर कारक है और वक्री हो गया तो अच्छा हो जाएगा, और मारक है तो वो बुरा हो जाएगा। कितना गुना? 3 गुना से 3 से 4 गुना हो जाएगा, ऐसा देखा जाता है। अब कई बार प्रश्न मेरे से लोग बाग ये पूछते हैं कि सर कोई ग्रह वक्री भी होता है क्या? कोई ग्रह वक्री भी हो सकता है, कोई ग्रह उल्टा कैसे चलेगा? ग्रह तो सब, सूर्य अगर ये है तो सारे ग्रह तो चक्कर ऐसे ही तो काटेंगे, सारे ग्रह चक्कर तो ऐसे काटेंगे, कोई उल्टा क्यों आएगा? उल्टा तो आ ही नहीं सकता। अरे कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए 2 ग्रह आपस में चल रहे हैं ऐसे, है ना, तो एक ग्रह चल रहा है यूं आगे चल रहा है
थोड़ा पीछे होके कि आगे हो जाए थोड़ा सा। कई बार होता है ग्रहों को आपस में सामंजस्य बैठाना पड़ता है या उनकी टाइमिंग इस प्रकार की होती है। तो कई बार ग्रह क्या होता है वो सीधे सीधे चल रहा है, मान लीजिए सीधे सीधे चल रहा है, ये चलता जा रहा है सीधे सीधे सीधे, इसको थोड़ा बैक आना पड़ा थोड़े समय के लिए, वापिस वो क्या हो गया आगे की तरफ चले जाएगा बैक। कई बार नहीं होता, अपन आगे की तरफ चल रहे होते हैं, एकदम से कोई काम होता है गाड़ी को बैक लेते हैं, कोई काम निपटाते हैं और आगे की तरफ चल जाते हैं। जा तो हम आगे की तरफ रहे हैं ना, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और मुझे मेरी मिसेज ने कहा यार अमरूद मिल रहे हैं, अमरूद वाला चले गया, तो रोका गाड़ी को और मैं वापस बैक गया, बैक जाकर अपना काम निपटाया और मैं आगे की तरफ चले जाऊँगा। रेट्रोग्रेटिव में क्या होता है, जब कोई ग्रह आगे की तरफ चल रहा होता है तो और जब वो वक्री होता है तो वहाँ पहले वो रुकता है, पीछे की तरफ आता है, अपना काम निपटाता है और वो वापस आगे की तरफ चलने लग जाता है। तो ये बीच का जो अंतराल होता है वक्री ग्रह का, उसको वक्री समय बोलते हैं और उस समय उस ग्रह का फल 3 गुना बढ़ जाता है। अगर अच्छा फल मिलेगा तो 3 गुना फल ज़्यादा मिलेगा और अगर बेकार है तो आप समझ जाइए। तो ये तो वक्री हो गई, आप मेरी बात समझ गए। अब आते हैं थोड़े क्रूर और सौम्य ग्रह की तरफ। क्रूर और सौम्य, क्रूर और सौम्य, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए ना। तो बुध, गुरु और शुक्र को सौम्य ग्रह में, चंद्रमा वैसे ही सौम्य होता है, शुक्र भी सौम्य होता है, गुरु भी अच्छे ही सौम्य माने गए, बुध भी सौम्य माने गए हैं। सूर्य को पापी बोलते हैं लोग बाग, लेकिन मैं थोड़ा क्रूर बोलता हूँ, कई बार पापी भी बोल देता हूँ, पर क्रूरता। तो सूर्य और मंगल क्रूर हैं। शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह में लिया गया है। शनि पीड़ा देते हैं, राहु असमंजस में डाल देते हैं और केतु मोक्ष की पीड़ा कहीं ना कहीं देते। तो कई बार क्या होता है शनि और राहु केतु को पाप ग्रह में डाला गया। तो ये सौम्य ग्रह हैं और ये सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु क्या है? क्रूर ग्रह में आ गए। अब आता है मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल ग्रह कौन कौन से? अरे भाई मेल में कौन से आएंगे? सूर्य, मंगल, गुरु, और फीमेल में आएंगे चंद्र, शुक्र। और जो ना मेल है ना फीमेल हैं उसमें कौन आएंगे? बुध, शनि, राहु और केतु। सूर्य, मंगल, गुरु को मेल ग्रह बोला गया है, पुरुष ग्रह बोला गया है। फीमेल ग्रह में चंद्र को और शुक्र को फीमेल ग्रह बोला गया है। बुध को और शनि को, राहु को क्या बोला गया है? ना मेल है ना फीमेल है। बुध ना तो जवान अवस्था में होता है, शनि को बूढ़ा ग्रह बोला जाता है। शनि क्या होता है? बूढ़ा बोलते हैं इसको, तो नपुंसक ग्रह बोला जाता है। तो शनि को नपुंसक ग्रह बोलते हैं, बुध को नपुंसक, क्योंकि राजकुमार होता है, छोटा बच्चे की तरह बोला जाता है इसको, तो ये भी नपुंसक ग्रह बोला गया है। तो बुध को और शनि को क्या बोला गया? ना मेल बोला गया ना फीमेल बोला गया। राहु को भी ना मेल ना फीमेल बोला गया, राहु केतु को। तो मेल ग्रह, फीमेल ग्रह और ना मेल ना फीमेल नपुंसक ग्रह को ये श्रेणी दे दी गई है। अब जब हम बात करते हैं कुंडली में, अरे आपके ग्रह तो केंद्र भाव में आ गए। केंद्र भाव 1 4 7 और 10, इनको केंद्र भाव बोला जाएगा। दुख भाव 6 8 12 को दुख भाव बोला गया। 1 5 9 को त्रिकोण भाव बोला गया। क्या बोला गया? 2 और 11 को धन भाव बोला गया। क्या हो गया? तो 2 और 11 क्या हो गए? धन भाव। 1 4 7 10 क्या बोला गया इनको? केंद्र भाव। 1 5 9 को त्रिकोण भाव। 6 8 12 को त्रिक भाव। त्रिक भाव यानी दुख स्थान बोला गया। क्या बोला गया? दुख स्थान। फिर 3 6 10 और 11 को उपचय, उपचय भाव बोला गया। उपचय भाव का मतलब होता है वृद्धि, ग्रोथ होना, बढ़ते रहना। जैसे 6 रोग होता है, रोग बढ़ता या घटता है। 10 कर्म बढ़ता या घटता है। 11 लाभ बढ़ता या घटता है। तो
तो और तीसरा जो ताकत सहज होता है, ये तो बढ़ता है घटता है, तो इनको उपचय भाव बोला गया। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 4 7 10 को विष्णु स्थान बोला गया हमेशा, और 1 5 9 को लक्ष्मी स्थान बोला गया है। कई बार अपन कुंडलियां पढ़ते हैं, अरे यार आपका ग्रह तो लक्ष्मी स्थान पे आ गया, त्रिकोण भाव में आ गया, त्रिकोण भाव में आ गया, केंद्र भाव में आ गया, अरे बहुत अच्छा हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जनरली ये भाव अच्छे कहलाते हैं, 1 4 7 10, 1 5 9 2 11, ये भाव देखने में सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कई बार उल्टा भी हो जाता है। कई बार कोई ग्रह आपकी कुंडली में कारक जो ग्रह होता है एक्चुअली में वो मारक भी बन जाता है। तो केंद्र भाव में आने के बावजूद भी कोई ग्रह खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो वो कैसे देखते हैं कि वो कुंडली में उसकी ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है, उसकी डिग्री वाइज बलाबल, उसका बल कैसा है, उस पर ग्रहों की दृष्टियां कैसे पड़ रही हैं, क्योंकि अब मैं दृष्टियों पे आ रहा हूं। ठीक है, आइए दोस्तों, ग्रहों की दृष्टि क्या है। ग्रहों की दृष्टियों में दोस्तों सब ग्रहों की दृष्टि 7 होती हैं। 7वें नंबर की दृष्टि, 7 नंबर की दृष्टि पूर्ण दृष्टि कहलाती है, पूरी दृष्टियां कहलाती हैं। ये 7 जो दृष्टियां हैं पूरी होती हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए। जैसे मान लीजिए यहां सूर्य है, तो सूर्य अपने से 7वीं दृष्टि यहां देखेगा, सूर्य अपने से 7वीं दृष्टि यहां देखेगा। अगर मान लीजिए सूर्य यहां है तो सूर्य से 7वीं दृष्टि वो यहां देखेगा। मान लीजिए सूर्य यहां है तो 7वीं दृष्टि वो यहां देखेगा। अपनी 7वीं दृष्टि, हर ग्रह अपने से 7वीं, अपने से मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अपने से। अगर सूर्य यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर सूर्य यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जहाँ सूर्य बैठा उस खाने को इंक्लूड करते हुए चलना और 7वीं पोजीशन पे जाना है। तो हर ग्रह की कितनी दृष्टि होती है? 7 होती है। लेकिन मंगल, गुरु, शनि और केतु को स्पेशल दृष्टियां मिली हुई हैं। वैसे राहु और केतु को तो ग्रह माना ही नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि राहु को भी कुछ अलग से दृष्टियां मिली हुई हैं। मंगल को 4 और 8 की दृष्टियां मिली हुई हैं, 4 और 8 दृष्टि और मिली हुई हैं। गुरु को 5 और 9 मिली हुई है, 5 और 9। शनि को 3 और 10 नंबर की दृष्टि मिली हुई है, और साथ में राहु और केतु को भी 5 और 9 की दृष्टियां मिली हुई है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, देखिए एक बार। मान लीजिए दोस्तों मंगल यहां है, तो मंगल की कौन सी दृष्टि हुई? पहली तो चौथी, 1 2 3 4, तो मंगल यहां देख रहे हैं। मंगल की कौन सी दृष्टि हुई? 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मंगल यहां भी देख रहे हैं। और कौन सी दृष्टि हुई? 8, तो 7 हो गई या 8 हो गई, तो मंगल यहां भी देख रहे हैं। तो मंगल 3 जगह देख रहे हैं। कहाँ कहाँ देख रहे हैं? सुख भाव को, भार्या पत्नी भाव को, और साथ में मृत्यु भाव को देख रहे हैं। अब देखने का फल क्या होगा? मित्रवत दृष्टि है, शत्रुगत दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है? नीच की दृष्टि है, उच्च की दृष्टियां हैं, ये भी देखनी पड़ेंगी ना, वो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रहेंगे। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए और मान लीजिए गुरु यहाँ है। गुरु की कितनी दृष्टि हुई? 3 दृष्टियां। पहली 5 नंबर, 1 2 3 4 5, तो गुरु यहाँ देखेंगे। फिर दूसरी 7वीं नंबर की 6 7, तो गुरु यहाँ भी देखेंगे। फिर हो गई आपकी 9 नंबर की 7 8 9, तो गुरु यहाँ भी देखेंगे। तो गुरु कहाँ देख रहे हैं? भाग्य को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं, साथ में तन को, हमारे शरीर को देख रहे हैं। अब कैसा देख रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो कुंडली देखने पे ही पता लगेगा। धीरे धीरे वो भी हम पता करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ? ये ग्रहों की दृष्टियां हुई। सभी ग्रहों को 7 नंबर की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि दी गई है। मंगल को, गुरु को, शनि को, राहु और केतु को एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हुई हैं। मंगल को,
4 और 8 मिला हुआ है, गुरु को 5 और 9, शनि को 3 और 10 और साथ में राहु और केतु को 5 और 9 की एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हुई हैं। ये दृष्टियां अच्छी हैं या बुरियां धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा। हमने आज किया है ग्रहों के प्रकार, उनकी दृष्टियां, उनका बलाबल, उनकी मित्रता, उनका स्वभाव क्रूर या सौम्य, साथ में ग्रहों का वक्री होना, मार्गी होना, साथ में त्रिकोण, केंद्र, विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान, उपचय भाव, त्रिक भाव आदि के बारे में पता किया। दोस्तों आज इस लेक्चर को आप रिवीजन करते रहना। कल जो मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा दोस्तों, वो लेक्चर पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, क्योंकि इनको साथ में लेकर के चलना है। कल मैं लेक्चर लेके आऊँगा ग्रहों का उच्च होना, नीच होना, कितने डिग्री तक वो उच्च होते हैं, कितनी डिग्री तक वो नीच होते हैं, ग्रहों का अस्त होना। तो ये सब चीज़ मैं अगले वाले चैप्टर में लेके आने वाला हूँ। कल का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम धीरे धीरे कुंडली को देखने का भी कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर की आप प्रैक्टिस करते जाइए और साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइए। आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।